नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जित मास्टर स्टडी पर। आज हम मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधित करने का पात्र कौन है? तो संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें संशोधन संसद कर सकती है, परंतु इसमें ऑप्शन दोनों है, मतलब संसद ही संसद है। तो ध्यान रखना, संसद जो है ना वो मूल अधिकारों में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। यहाँ व्याख्या देखिए कि मूल अधिकारों में संसद के पास संशोधन की क्या है? शक्ति है, परंतु केशवानंद भारतीवाद जो आया कब? 1973 में के बाद यदि मूल अधिकारों में संविधान का मूल ढांचा आता है तो उसमें संसद किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा, इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मतलब केशवानंद भारतीवाद में ही संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत दिया था। अब ये संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत क्या होता है? तो संविधान की कुछ मूल विशेषताएं हैं, उन मूल विशेषताओं को क्या नहीं किया जा सकता? संविधान से अलग नहीं किया जा सकता। कौन से वाद के बाद में? केशवानंद भारतीवाद के बाद में। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि संसद जो है ना वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु यदि मूल अधिकारों में संसद का मूल ढांचा आता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है ना? तो इसका आंसर हो गया कौन? संसद। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? ठीक है ना, मतलब यदि सरकार या राज्य जो है ना संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू नहीं करता है तो उन्हें लागू करवाने की शक्ति किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है, या सभी न्यायालयों को, या संसद को, या राष्ट्रपति को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को? तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने की जो शक्ति है वो किसको दी गई है? वो शक्ति आपकी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को दी गई है। तो इसका ऑप्शन द जो है ना वो क्या है? सही है। ठीक है ना? व्याख्या देखिए कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों को दी गई है। यदि राज्य या सरकार हमारे मूल अधिकार हमसे छीन लेती है तो हम उनकी प्राप्ति के लिए कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रख लेना कि जो मौलिक अधिकार है इनको लागू करवाने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है और राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं वो आर्टिकल 226 के तहत क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं, इसमें स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। तो आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो है ना स्वतंत्रता का वो आर्टिकल 19 से लेकर कहाँ तक है? 22 तक है। तो उसमें क्या शामिल नहीं है? प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, तो ये भी शामिल है। बंदीकरण एवं नज़रबंदी के विरुद्ध संरक्षण, ये भी शामिल है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी शामिल है। कौन सी शामिल नहीं है? ये अंतःकरण की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? द इसका क्या हो गया? आंसर हो गया है। ठीक है ना? क्योंकि ये जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है ये धार्मिक स्वतंत्रता का एक भाग है जिसका उल्लेख आपके आर्टिकल कौन से में है? आर्टिकल 25 में है। ठीक है ना? ध्यान रख लोगे। व्याख्या देखिए कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के अंतर्गत दी गई है और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में उपयुक्त जो 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो दी गई हैं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर आपका कौन सा हो जाता है? द नंबर का आंसर हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों को भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण से संबंधित मूल अधिकार,
एवं जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी व्याख्या देखिए कि संविधान का अनुच्छेद आपका 15 है, आपका 16 है, 17 नहीं है, ये 19 है, 29 है और कौन सा 30 है। तो के तहत प्रदत्त जो मौलिक अधिकार है ना वो किसको प्राप्त है? केवल भारतीयों को ही क्या है? प्राप्त है। मतलब 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं, कितने? 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल किनको प्राप्त हैं? भारतीयों को। वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और कौन सा है? 30 है। ठीक है ना। आर्टिकल 15 जो है ना ये सामाजिक समानता की बात करता है, 16 सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता की बात करता है, 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, 29 और 30 जो है ना वो अल्पसंख्यकों को भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण की क्या करता है? बात करता है। तो ये पांचों जो मौलिक अधिकार है ये किनको प्राप्त नहीं है? विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन के अनुसार यदि हम जाएं तो किसको? जो विदेशी नागरिक हैं उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है क्योंकि ये आर्टिकल 19 का भाग है। अल्पसंख्यकों को भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण से संबंधित जो अधिकार है वो आपके 29 और 30 में है। तो इसका जो आंसर है वो 2 और 3 हो जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर द जो है ना वो इसका क्या है? सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ ही में प्रश्न का आंसर ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ये प्रश्न है। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो सामाजिक समानता की बात करता है? तो इसका सीधा सा आंसर है कौन सा? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है ना वो कुछ उपबंध हैं, जैसे धर्म है, जाति है, लिंग है, मूलवंश है ना, जन्म स्थान है, इनके आधार पर होने वाले भेदभाव पर क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। और किसकी स्थापना का प्रयास करता है? सामाजिक समानता की स्थापना का प्रयास करता है। तो आर्टिकल जो 15 है ये किसकी बात करता है? सामाजिक समानता की स्थापना की बात करता है। ठीक है, व्याख्या देखिए कि अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता की स्थापना की बात करता है क्योंकि यह धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव पर क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। इसी वजह से इसका आंसर कौन सा हो गया? आपका आंसर द हो गया। साथ ही में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 12 जो है ना इसमें किसको परिभाषित किया गया है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। परंतु ये भी ध्यान रख लेना कि आर्टिकल 12 के साथ ही आर्टिकल 36 में भी किसको परिभाषित किया गया है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। दूसरा अनुच्छेद 13 जो है ना वो मौलिक अधिकारों का क्या है? सुरक्षा कवच है। और साथ ही में इसमें किसका उल्लेख भी मिलता है? न्यायिक पुनरावलोकन का भी उल्लेख मिलता है। तो ये सीधा सा प्रश्न बनता है कि कौन से अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख मिलता है? तो वो आपका कौन सा है? 13 है। आर्टिकल 14 जो है ना वो विधि के समक्ष समानता की बात करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कौन सा? 5 नंबर का कि सामाजिक समानता की स्थापना कौन करता है? तो आर्टिकल 15 करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 14 में निहित विधि के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है? तो ये भी बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सीधा सा आंसर है कौन सा? मिनर्वा मिल्स वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि के शासन को क्या किया है? संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है। व्याख्या देख लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में विधि के शासन को, जो कि है कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 14 में, को क्या किया है? संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की क्या करते हैं? बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इंटरनेट चलाना भी एक क्या है? मौलिक अधिकार है। तो ये कौन से अनुच्छेद में समाहित है? अनुच्छेद 19 में है, या अनुच्छेद 19 एक क में है, अनुच्छेद 19 एक 6 में है, या दोनों में है? तो इसका जो आंसर है ना वो दोनों ही है। अनुच्छेद 19 एक क में भी है, अनुच्छेद 19 एक 6 में भी है। क्यों है? क्योंकि व्याख्या देखिए कि हाल ही के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कि इंटरनेट विचार एवं अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। तो विचार एवं अभिव्यक्ति या वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो आपके कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19 फर्स्ट एक क में है। एवं इंटरनेट रोजगार पाने का भी क्या है? माध्यम है। तो रोजगार या व्यवसाय या जीविकोपार्जन की जो स्वतंत्रता दे रखी है वो आपकी आर्टिकल 19 फर्स्ट 6 में दे रखी है। तो जो इंटरनेट चलाने का जो अधिकार हमें दिया गया है वो कौन से अनुच्छेदों के तहत दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ब और से, मतलब 19 फर्स्ट क और 19 फर्स्ट 6 दोनों में दिया गया है। तो इसका आंसर जो है ना आपका द हो गया कि इन दोनों में ही
कौन सा अधिकार हमें दिया गया है? इंटरनेट चलाने का एक मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निजता एक मौलिक अधिकार है, कौन से अनुच्छेद में समाहित है? तो इसका सीधा सा आंसर है कौन सा? आर्टिकल 21। 21 जो है ना, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है या जीवन जीने का अधिकार है। तो इस जीवन जीने के अधिकार में ही सर्वोच्च न्यायालय ने किसको शामिल किया है? निजता के मौलिक अधिकार को शामिल किया है। ठीक है ना। व्याख्या देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से वाद में पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघवाद 2011 एवं 2017 में निजता को एक मौलिक अधिकार बताया और कौन से अनुच्छेद में इसे समाहित किया? आर्टिकल 21, जिसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। के में क्या किया है? इसे शामिल किया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आया था आपका पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघवाद 2011 में। तो इस 11 में क्या किया गया? निजता का सर्वप्रथम मौलिक अधिकार दिया गया। इसी को जब 2017 में आधार से संबंधित जब सुनवाई चल रही थी, तो इसी पुट्टा स्वामी 2011 वाद के निर्णय को 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? प्रतिस्थापित किया है, पुनः उसे दोहराया है। ठीक है ना। तो निजता का जो मौलिक अधिकार है वो जीवन जीने के मौलिक अधिकार में ही क्या है? समाहित है। तो इसका जो आपका आंसर है वो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर से हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संविधान, भारतीय संविधान मान्यता देता है, क्या केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, या भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक एवं भाषाई दोनों को, या फिर जो धार्मिक है, भाषाई है एवं नृजातीय है, इन तीनों अल्पसंख्यकों को क्या भारतीय संविधान मान्यता देता है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान जो है ना, वो केवल धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को ही क्या करता है? मान्यता देता है। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसकी व्याख्या देखिए आप। व्याख्या में क्या दे रखा है कि भारतीय संविधान धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। अनुच्छेद 30 कहता है कि कोई भी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है एवं उनका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। तो ध्यान रख लेना कि भारतीय संविधान जो है ना, वो केवल धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को ही क्या करता है? मान्यता देता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित मौलिक अधिकार कौन सा है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी है, धार्मिक स्वतंत्रता का है, या फिर दोनों ही है, या फिर दोनों ही नहीं है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित जो मौलिक अधिकार है वो आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, या बोले तो आर्टिकल 29 एवं 30 हैं, जो किसकी बात करते हैं? अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण की बात करते हैं। जैसे व्याख्या देखिए कि आर्टिकल 29 एवं 30, जिसमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार है, में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के क्या किए गए हैं? उपबंध किए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन जो है ना वो इसमें चेंज किए जा सकते हैं, या तो जो मैंने ऑप्शन दिए हैं इस प्रकार के ऑप्शन मिल जाएं, या फिर अनुच्छेद दे दे आपको डायरेक्ट, जैसे कि 29 एवं 30 पहला ऑप्शन, दूसरा आपको दे दे कि 25 से 28, तीसरा आपको दे दे कि 30 है, केवल 30 है, या अगला दे दे केवल 31 है। तो दोनों ही है 29 एवं 30, जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का उपबंध करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 19 फर्स्ट क में है, या ख में है, या प्रस्तावना, या दोनों में है? तो ध्यान से देखिए कि विचार एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसका उल्लेख तो है प्रस्तावना में, लेकिन यदि विचार के स्थान पर क्या आ जाए? वाक आ जाए, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लेख किसमें? आर्टिकल 19 फर्स्ट क में है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसका उल्लेख कहाँ है? प्रस्तावना में है। व्याख्या जरा ध्यान से देखिए कि प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। आर्टिकल 19 फर्स्ट क में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और यहाँ पूछा क्या गया है? विचार एवं अभिव्यक्ति की, वाक की नहीं पूछा गया है। अगर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूछा जाता तो इसका आंसर कौन हो जाता? आपका 19 फर्स्ट
कै हो जाता, ठीक है ना। साथ ही में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 19 फर्स्ट कै में, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, में ही कौन सी स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता भी है, इंटरनेट चलाने की स्वतंत्रता भी है, जानने की या सूचना पाने की स्वतंत्रता भी है, धरना एवं प्रदर्शन आदि की स्वतंत्रताएं भी आपके कौन से अनुच्छेद में ही शामिल हैं, आपके आर्टिकल 19 फर्स्ट के में ही क्या है, शामिल है। तो दोनों व्याख्या भी आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। तो इसका आंसर जो है ना आपका स है, कौन है, आंसर स है, कौन से वाले का, 11 वाले का। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 जो है ना इसमें वाद हैं और सूची 2 में वाद के निर्णय हैं। वाद है इंदिरासायनीवाद, मिनर्वा मिल्स वाद, गोपालनवाद और शंकरी प्रसाद वाद। तो आपको पता है कि इंदिरासायनी जो वाद है ना, ये किससे रिलेटेड है, ये पिछड़े वर्गों के आरक्षण से क्या है, रिलेटेड है। तो पहले वाले का जो सुमेलित है वो आपका कौन हो गया, 3 नंबर हो गया। मिनर्वा मिल्स की अगर हम बात करें तो मिनर्वा मिल्स जो वाद है ये आपके न्यायिक पुनरावलोकन से क्या है, संबंधित है, की समीक्षा से। गोपालन जो वाद है ये आपके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से है, और शंकरी प्रसाद जो है ना वो मूल अधिकारों में, मतलब भाग 3 में संशोधन की संसद की शक्ति से क्या है, संबंधित है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो गया कि ए में 3, तो 3 दोनों में आ रहा है, 2 में 4 है, तो 4 जो है ना वो आपके स में आ रहा है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो आंसर है ना वो कौन सा हो जाता है, स इसका आंसर हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है। तो इसका सीधा सा जो आंसर है ना वो है एसआर बॉम्बई वाद। कौन सा वाद है, एसआर बॉम्बई वाद है। यहाँ ये ध्यान रखना कि पंथ निरपेक्षता जो शब्द है ये मूल प्रस्तावना में नहीं था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया प्रस्तावना में, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। साथ ही में आप ये भी ध्यान रखोगे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही प्रस्तावना में समाजवाद शब्द भी जोड़ा गया, और एक शब्द और जोड़ा गया था, कौन सा, अखंडता। तो ये तीनों शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए थे, ठीक है। जिनमें से पंथ निरपेक्षता को सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर बॉम्बई वाद में संविधान का क्या घोषित किया भाई, मूल ढांचा घोषित किया है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।